हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56 तबीयत। आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए पार्ट नहीं दे पाई, कल 12 बजे तक नया पार्ट आ जाएगा। अथर्व कहता है क्योंकि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड में इंटरेस्ट आ गया था। ऋषभ एक ससेटमेंट में कहता है, इसका मतलब वो दोनों भी कवि से प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, कवि को दो लोगों का प्यार मिलेगा। आई एम सो हैप्पी फॉर कवि डॉट यू नो वॉट। अथर्व, कवि अभी भी एक छोटा बच्चा है जिसे हर वक्त किसी के अटेंशन की जरूरत है। अथर्व उसके गाल को चूमते हुए कहता है, बेबी तुम कवि को बच्चा कह रहे हो। सच तो ये है कि तुम भी अभी बच्चे ही हो, तुम्हारी हरकतें भी बच्चों वाली ही है। तुम्हें पता है, तुम्हारा यही बचपना तो मुझे पसंद है। तुम्हें संभालना, तुम्हारी केयर करना, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर बच्चे ही बने रहो। अथर्व की बात सुन ऋषभ को जोर से हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए ही कहता है, फिर तो आप मेरे बॉयफ्रेंड छोड़ मेरी नैनी बन जाइए। अथर्व की बात सुन ऋषभ को जोर से हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए ही कहता है, फिर तो आप मेरे बॉयफ्रेंड छोड़ मेरी नैनी बन जाइए। ऋषभ की बात सुन अथर्व को भी हंसी आ जाती है और वो शरारती तरीके से कहता है, वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नैनी बनने में। वैसे नैनी तो बच्चों के सारे काम करती है, उन्हें नहलाती है, उन्हें कपड़े भी पहनाती है। ये सुनते ही ऋषभ के गाल लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं। वही अथर्व बेशर्मी से कहता है, बताओ ना बेबी, बन जाओ तुम्हारी नैनी। फिर तुम्हें नहलाऊंगा भी मैं और कपड़े भी मैं ही चेंज करूंगा। ऋषभ तो बेचारा शर्म में डूबा जा रहा था और ऋषभ को ऐसे देख अथर्व को हंसी आ रही थी। ऋषभ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, धूप बहुत हो रही है और बाकी सब भी इंतजार कर रहे होंगे। अथर्व हाँ में सर हिला देता है। अथर्व संजय को कॉल कर देता है और उसे कार लाने के लिए कह देता है। जैसे ही अथर्व का कॉल संजय को आता है, संजय बिना एक पल गवाए उनके पास चला जाता है। कुछ देर बाद संजय उनके पास पहुंच जाता है। संजय जल्दी से कार उतरता है और ऋषभ अथर्व के लिए दरवाजा खोलता है। अथर्व पहले ऋषभ को बिठाता है, फिर खुद भी बैठ जाता है। उनके बैठते ही संजय कार स्टार्ट कर देता है। अथर्व तुरंत पार्टीशन लगा देता है ताकि वो और ऋषभ आराम से साथ वक्त बिता सके। ऋषभ को नींद आ रही थी तो वो अथर्व के कंधे पर सर रख सो जाता है। वही अथर्व को कुछ इम्पोर्टेंट काम था जो वो अपने लैपटॉप में कर रहा था। कुछ देर बाद अथर्व और ऋषभ राठौर मेंशन पहुंच जाते हैं। ऋषभ की नींद खुल चुकी थी। ऋषभ और अथर्व कार से उतरते हैं और सीधा अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद वो दोनों नीचे लिविंग रूम में आ जाते हैं और कवि, रणविजय और विक्रम का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों भी आ जाते हैं। सबसे पहले रणविजय कार से उतरता है और दरवाजा खोलता है। फिर विक्रम उतरता है और कवि को अपनी गोद में उठा लेता है क्योंकि कवि को अभी भी पेन हो रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। वो तीनों जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं, वहां उन्हें ऋषभ और अथर्व नजर आते हैं जो उन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे। कवि को विक्रम की बाहों में देख ऋषभ घबरा जाता है और वो तुरंत उनके पास जाता है। क्या हुआ कवि, तुम ठीक तो हो? रणविजय कहता है। शांत हो जाओ ऋषभ, कुछ नहीं हुआ है उसे। ऋषभ तुरंत बोलता है, कुछ नहीं हुआ तो तुमने उसे गोद में क्यों उठा रखा है? विक्रम जवाब देता है, ऋषभ तुम्हें कभी बाद में सब एक्सप्लेन कर देगा, फिलहाल तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऋषभ हाँ में सर हिला देता है। विक्रम कवि को लेकर ऊपर रूम में चला जाता है। उनके पीछे पीछे रणविजय भी चला जाता है। विक्रम कवि को लाकर बेड पर बिठा देता है। रणविजय कहता है, बेबी तुम इधर ही आराम करो, हम तुम्हारा खाना इधर ही लाते हैं। कवि हाँ में सर हिला देता है। रणविजय और विक्रम नींद जाते हैं तो अथर्व कहता है, चलो खाना खा लो। रणविजय कहता है, हाँ खाएंगे पर पहले कवि को खिलाएंगे, वो अपने रूम में ही खा रहा है। ऋषभ कहता है,
आप दोनों खाना खा लीजिए, कवि और मैं साथ में खाना खा लेंगे, मैं कवि को खिला दूंगा। बहुत टाइम हो गया है, हम कुछ क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ऋषभ की बात से सब एग्री हो जाते हैं। ऋषभ अपना और कवि का खाना लेकर ऊपर चला जाता है। वही रणविजय और विक्रम के साथ अथर्व वही डाइनिंग टेबल पर बैठा जाता है। ऋषभ खाने की प्लेट लेकर कवि के रूम में जाता है। कवि इस वक्त वीडियो गेम खेल रहा था, जो उसे विक्रम ने ला कर दिया था। उसका ध्यान ही नहीं था कि ऋषभ रूम के अंदर आ गया। ऋषभ खाना टेबल पर रखता है और कवि के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से वीडियो गेम छीन लेता है। वीडियो गेम छिन जाते ही कवि ऊपर अपनी नजरें उठाता है तो देखता है वहां ऋषभ खड़ा होता है। ऋषभ को देख कवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऋषभ कवि से कहता है, मैं तुम्हारे और मेरे लिए खाना लाया हूँ। आज हम साथ खाना खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। ऋषभ की बात सुन कवि एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ऋषभ का हाथ पकड़ उसी बेड पर बिठा लेता है। ऋषभ कहता है, कवि सच सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है? विक्रम आपको गोद में क्यों उठाकर लाए थे? तुम्हें कहीं चोट लगी है? देखो मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ऋषभ की बात सुन कवि परेशान हो जाता है। अब वो ऋषभ को कैसे बताए कि उसे क्या हुआ है? कवि थोड़ी हिम्मत करके कहता है, ऋषभ मुझे वो वाला दर्द हो रहा है। ऋषभ हैरानी से उससे देखता है और कहता है, वो वाला दर्द से तुम्हारा मतलब क्या है? कवि को लगा अब ऋषभ को सब बताना ही पड़ेगा वरना वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कवि लंबी सांस लेता है और ऋषभ को एक एक कर सारी बात बता देता है। जो भी कल हुआ सबका सब बता देता है। वही कवि जैसे जैसे बता रहा था, ऋषभ का मुंह हैरानी से खुल गया। कवि उसे सब बता देता है। कवि के सब बताते ही ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही कवि तो बेचारा शर्म में डूबा जा रहा था। वो तो ऋषभ से नजरें तक नहीं मिला रहा था। उसने अपना सर नीचे झुका लिया था। ऋषभ कवि के गालों पर अपने दोनों हाथ रख उसका चेहरा ऊपर करता है और बड़े प्यार से कहता है, अच्छा इसीलिए आज तुम्हारा चेहरा आज इतना चमक रहा है। रात का नशा अभी तक नहीं उतरा है। वैसे तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही उन दोनों के साथ? एंजॉय किया तुमने? कवि उसी कोई जवाब नहीं देता तो ऋषभ कहता है, कवि मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे सब शेयर कर सकते हो। चलो अब सच सच बताओ, एंजॉय किया तुमने? कवि हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बहुत एंजॉय किया। हाँ शुरू में थोड़ा दर्द हुआ, फिर बाद में अच्छा लगा। ऋषभ कहता है, मेरा कवि तो अब बिग बॉय हो गया है। कवि कहता है, हाँ मैं बिग बॉय हो गया हूँ। मेरा तो हो गया, अब तुम्हारा बताओ, तुमने कल क्या क्या किया? ऋषभ ने भी उससे सब कुछ बता दिया। दोनों दोस्त कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं, फिर खाना खाते हैं। वही दूसरी ओर अथर्व, रणविजय और विक्रम अकेले होते हैं। तो अथर्व कहता है, कल तुम दोनों ने क्या क्या किया सब बताओ डिटेल में। रणविजय बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, कल तो बहुत मजा आया और सबसे ज्यादा मजा तो रात को आया। कल की रात हमारे जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। अथर्व उससे अजीब नजरों से देखता है और कहता है, ऐसा क्या था कल की रात में? विक्रम हंसते हुए जवाब देता है, क्योंकि कल रात हम एक हो गए। अथर्व तुरंत कहता है, मतलब कल तुम एक हुए? विक्रम झूठी शर्म मुंह पर लाते हुए कहता है, हाँ। ये कह वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लेता है। उसकी ऐसी हरकत देख रणविजय और अथर्व मुंह बना लेते हैं। विक्रम अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लेता है तो अथर्व कहता है, बंद करो ये शर्म का नाटक। तुमसे ज्यादा बेशर्म यहाँ कोई नहीं है। मुझे अच्छे से पता है, सबसे पहले तो तुम ही कवि पर टूट पड़े होगे। अथर्व की बात सुन विक्रम चिढ़ जाता है और कहता है, अच्छा मैं सबसे ज्यादा बेशर्म हूँ? तो तुम भी कौन से दूध के धुले हो? एक बार जरा अपने आप को देखो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा आगे हो। मैं तो अब कवि के साथ रोमांटिक हुआ हूँ, तुम तो कब का ऋषभ के साथ हो चुके हो। अथर्व उससे अजीब नजरों से देखता है तो विक्रम कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो, भूल गए? एक महीने पहले एलीट क्लब। एलीट क्लब का नाम सुनते ही अथर्व इधर उधर देखना शुरू कर देता है।
उसे ऐसा करता देख विक्रम टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, इधर उधर क्या देख रहे हो, याद आ गया सब? या भूल गए? विक्रम की बात सुन अथर्व कहता है, सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूँ। और तुम्हें भी याद होगा, उस दिन में नशे में था, इसलिए ऐसा हो गया था। अथर्व की बात सुन विक्रम उससे कहता है, अच्छा वैसे नशे में तुमने कुछ और नहीं किया, बस वही सब किया? नशे में थे तो तुम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन तुमने तो वो सब किया। हाँ, हम भी नशे में होते हैं, हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। नशे की हालत में हम किसी को मार तो सकते हैं, पर तुम्हारी तरह ही किसी के साथ सोना, ऐसा कुछ हमने कभी नहीं किया। विक्रम की बात सुन अथर्व बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो अब क्या बोले। वही रणविजय आराम से खाना खाते हुए उनकी लड़ाई को फुल एंजॉय कर रहा था। रणविजय को ऐसे हंसते देख विक्रम कहता है, और तुम क्या ऐसे हंस रहे हो? तुम भी कोई शरीफ नहीं हो। कल मुझसे पहले तो तुम कभी पर टूटे थे। मुझसे ज्यादा एग्रेसिव तो तुम थे। बस शक्ल से ही शरीफ दिखते हो, कर्म तो तुम्हारे भी शैतान जैसे ही है। ये सुन रणविजय के चेहरे पर छाई मुस्कान एकदम से गायब हो जाती। बेचारा रणविजय भी सोच रहा, आपस की लड़ाई में मुझे क्यों तोड़ा। अब रणविजय भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी लड़ाई में कूद गया। आज तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की पोल खोल दी थी। तीनों एक दूसरे को खूब बेइज्जत कर रहे थे। वही थोड़ी दूर खड़ा कोई ये सब तमाशा देख हैरान था। वो कोई और नहीं, ऋषभ और कवि थे, जो खाना खाने के बाद नीचे आए थे। पर नीचे आते ही उन्होंने उन तीनों की बातें सुन ली। उन तीनों की बात सुन ऋषभ और कवि तो शर्म से पानी पानी हो गए। बातें करते 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 अचानक ही रणविजय की नजर ऋषभ और कवि पर पड़ जाती है। उन्हें देखते ही रणविजय एकदम चुप हो जाता है। वही अथर्व और विक्रम अभी भी बकवास ही किए जा रहे थे। रणविजय उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। रणविजय उन्हें आंखों से इशारा भी करता है चुप रहने के लिए, पर वो दोनों तो अपनी ही धुन में सवार थे। एपिसोड 57, डार्क रेड लिपस्टिक। संस्कार माय बॉय संस्कार। विक्रम अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। अभय उसे घूरता है, फिर कहता है, क्या बोलना था तुम्हें? तुम्हारी सासू माँ क्या खाना बनाती है, मन कर रहा है उनके होंठ चुम लूं। होंठ? अभय हैरान होते हुए कहता है, हाँ होंठ, गाल पर बहुत मेकअप होता है उनके, पता नहीं क्या क्या लगा कर रखती है। पर उनके होठों पर भी तो लिपस्टिक होती है, वो भी डार्क रेड, तो वहाँ किश करना थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होगा? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वैसे एक मिनट, तुम बड़ा अपनी सासू माँ को गौर से देख रहे हो, मतलब तुम्हें सब पता है उनकी लिपस्टिक रेड है, डार्क है। कहीं भतीजे के साथ साथ बुआ पर भी तो गंदी नजर नहीं है तुम्हारी? ओह छी छी अभय, कितने गिर गए हो तुम, अपनी माँ की उम्र की औरत में इंटरेस्ट ले रहे हो। हाँ माना वो काफी खूबसूरत है, थोड़ी सी हॉट भी है, पर फिर भी वो तुम्हारी सासू माँ है। सासू माँ और सासू माँ में माँ शब्द आता है, तुम समझ रहे हो ना? सच में कलयुग आ गया है। विक्रम, तुमने क्या मेरा सर खाने की कसम खा रखी है? पल भर में ही तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरी सासू माँ है, मैं कैसे उन्हें उस नज़र से देख सकता हूँ? मैं उनको हमेशा इज्जत भरी नजरों से ही देखता हूँ। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। विक्रम उसे घूरते हुए कहता है। हाँ। अभय हैरानी से उसे देखता है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम मुझे इतनी सफाई दे रहे हो। अरे यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभय गुस्से से उसे घूरता है। पर मुझे अच्छा लगा, तुम मुझे सफाई दे रहे हो तो मेरी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ रहे थे। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो क्या तुम यहाँ से निकलने की जहमत उठाओगे? विक्रम ने अभय को इरिटेट कर दिया था। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझे बाहर निकालने की? रात के 4 बज रहे हैं विक्रम, सुबह मेरी मीटिंग है, मैं जग नहीं पाऊंगा। सुबह तुम्हारा क्या है, घर जाओगे और मस्त सुबह 12 बजे तक सो जाओगे। मैं सुबह लेट तक इसलिए सोता हूँ क्योंकि मैं रात को देर तक काम करता हूँ। हाँ, रात के उल्लू जो हो तुम। और तुम सुबह की मोर। विक्रम मुंह बनाकर जवाब देता है। वॉटेवर, अब यहाँ से जाओ। हाँ, जा रहा हूँ।
रुको मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। अभय आगे बढ़ जाता है और विक्रम उसके पीछे पीछे। अभय विक्रम को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देता है। विक्रम के बाहर जाते ही अभय राहत की सांस लेता है। शुक्र है गया ये विक्रम भी न कुछ भी बोलता रहता है। विक्रम को मन में उल्टा सीधा बोल वापस अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अभय जैसे ही कमरे में पहुंचता है वो चौंक जाता है। सामने ऋषभ हाथ बांधे खड़ा था और अभय को पेनी नजर से घूर रहा था। बीवी तुम अब तक जाग रहे हो, नींद नहीं आ रही क्या? कहाँ थे आप? ऋषभ अभय का सवाल इग्नोर कर अपना सवाल उस पर दागते हुए कहता है। वो प्यास लगी थी, जार में पानी नहीं था इसलिए मुझे नीचे किचन में जाना पड़ा। किचन से रूम में आने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते हैं और आपको गए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। कुआं खोदकर पानी निकाल रहे थे क्या? बीवी तुम्हें कैसे पता मुझे नीचे गए 10 मिनट हो गए हैं? जब आप गए थे तब मैंने देख लिया था। अब बताए क्या कर रहे थे इतने टाइम नीचे? बीवी तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अभय उसे घूरते हुए कहता है। अब पति इतना ठरकी हो तो शक करना लाजमी ही है, पता नहीं कब किस फूल पर मंडराने लगे। मैं कोई भंवरो थोड़ी ना हूँ बीवी जो फूलों पर मंडारता है। उससे भी ज्यादा हो आप, और अब बातों को घुमाओ मत, सीधे सीधे बताओ इतना टाइम कैसे लग गया? अभय सोच में पड़ जाता है अब ऋषभ को क्या जवाब दे। बीवी वो मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, मैं उसे अटेंड कर रहा था, यहाँ बात करता तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती ना, इसलिए मैंने नीचे रुक कर ही बात करना ही सही समझा। अच्छा, आपका फोन तो यहाँ टेबल पर ही रखा है और मेरा भी यही है, तो आप किसके फोन से बात कर रहे थे? ऋषभ शक भरी नजरों से उसे घूर रहा था। ऋषभ की बात सुन अभय को समझ नहीं आ रहा था अब वो इस बात का क्या जवाब दे। अब आप सच सच बताएंगे आप इतने टाइम नीचे क्या कर रहे थे? ऋषभ की आवाज इस पर थोड़ी तेज थी, वो अब हल्के गुस्से में भी नजर आ रहा था। अभय तेजी से अपना दिमाग दौड़ते हुए कहता है। बीवी तुमने सही कहा था, मुझे ज्यादा दाल बाटी नहीं खानी चाहिए थी, मेरा पेट खराब हो गया है, बार बार पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तुम परेशान ना हो इसलिए मैं नीचे के वॉशरूम में फ्रेश होने गया था। ओह अब आपका पेट कैसा है, आपको दवा दूं क्या? एकदम से ऋषभ के चेहरे पर चिंता की लहरें आ गई थी। हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो गया है पेट पूरी तरह साफ और अब दवा की भी जरूरत नहीं है। चलो सो जाते हैं। पक्का आप ठीक है ना? हाँ हाँ बीवी ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। एपिसोड 58 हैंडसम पति। ओह अब आपका पेट कैसा है, आपको दवा दूं क्या? एकदम से ऋषभ के चेहरे पर चिंता की लहरें आ गई थी। हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो गया है पेट पूरी तरह साफ और अब दवा की भी जरूरत नहीं है। चलो सो जाते हैं। पक्का आप ठीक है ना? हाँ हाँ बीवी ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। ऋषभ हाँ में सर हिला देता है। अभय बेड पर जाकर लेट जाता है, उसे विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आज उसकी वजह से अभय को बहुत झूठ बोलने पड़ा, यहाँ तक कि पेट खराब होने जैसा वाहियात बहाना भी बनाना पड़ा। विक्रम को मन में कोसते हुए अभय सो जाता है। सुबह के 6:30 बजे ऋषभ का लगाया हुआ अलार्म बजता है। ऋषभ नींद से जागता है, फिर अभय को भी उठाता है, उसकी मीटिंग थी। अभय की बड़ी मुश्किल से नींद खुलती है, रात को जगने की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। अभय और ऋषभ जल्दी से फ्रेश होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाते हैं। राशि और सुहाना ऑलरेडी टेबल पर बैठे हुए थे, आज का खाना राशि ने ही बनाया था। अभय ने उससे कहा था जब तक वो यहाँ है उसके लिए खाना राशि ही बनाए। अभय ऋषभ के लिए कुर्सी खींचता है। ये देख सुहाना जल बूंद जाती है, इतनी केयर तो कभी उसके बॉयफ्रेंड रवि ने भी उसकी नहीं की थी। ऋषभ को बिठाने के बाद अभय भी कुर्सी पर बैठ जाता है। क्या बनाया है आपने सासू माँ? पोहा, पास्ता, कॉफी और सैंडविच। राशि मुस्कुराते हुए कहती है। ओ पोहा, मुझे बहुत पसंद है पोहा। बीवी तुम्हें क्या पसंद है नाश्ते में? मुझे भी पोहा ही पसंद है। ओह चलो कहीं तो हमारी सोच मिली। अभय मुस्कुराते हुए कहता है। कुछ देर में सबका खाना हो जाता है। खाना होते ही अभय ऋषभ की तरफ देखता है। बीवी जल्दी से तैयार होकर आओ। ऋषभ हैरानी से अभय को देखता है। हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, कहाँ?
ऋषभ तुरंत बोलता है, ऑफिस? आज तुम मेरे साथ ऑफिस जा रहे हो? मैं वहाँ क्या करूँगा? कुछ मत करना, बस मेरे केबिन में बैठ आराम करना। बीवी हो तुम, मेरा ऑफिस देखने की ख्वाहिश नहीं है क्या तुम्हारी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी मीटिंग है, मेरी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे आने से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब जल्दी से रेडी होकर आओ, मुझे लेट हो रहा है। ऋषभ हाँ में गर्दन हिलाता है और तुरंत रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। ऋषभ का अभय के साथ ऑफिस जाना सुहाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने सोचा था अभय के ऑफिस जाने के बाद ऋषभ को अच्छे से सबक सिखाएगी, पर अभय ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। कुछ देर बाद ऋषभ रेडी होकर नीचे आ जाता है। उसके आते ही अभय उसकी कमर पर हाथ रख अपने करीब खींच लेता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। सुहाना गुस्से भरी नजरों से उन्हें जाते देखती रहती है। मॉम, मन कर रहा है इस ऋषभ को गोली मार दूं, इस वक्त उसकी जगह मुझे अभय के साथ होना चाहिए था। सुहाना बस भी करो, अब अभय अब कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। जितना जल्दी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लोगी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ऋषभ की किस्मत उसके साथ है, तुम में और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मॉम, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है? मैं तुम्हारी तरह अंधी या बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने अभय की आंखें नहीं देखी कभी, उसकी आंखों में ऋषभ के लिए चिंता और प्यार नजर आता है। वो कभी ऋषभ को नहीं छोड़ने वाला, और अगर तुमने ऋषभ को कुछ भी किया और उसके बारे में अभय को पता चल गया ना, वो तुम्हें जिंदा दफना देगा। सुहाना, वक्त रहते समझ जाओ वरना सब कुछ खो दोगी। ये बोल राशि वहां से चली जाती है। राशि इतने कम समय में अभय को अच्छे से जान गई थी, पर शायद सुहाना अब तक उसे नहीं जान सकी। अभय ऋषभ कार में थे, कार ड्राइवर चला रहा था। अभय ने पार्टीशन लगा रहा था ताकि उसे और ऋषभ को कोई डिस्टरबेंस ना हो। अभय को पता नहीं पर क्यों ऋषभ को वहां अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा था। कुछ तो था जो उसे खटक रहा था। जिंदल मेंशन में ऋषभ बाहर की तरफ देख रहा था और अभय उसकी तरफ देख रहा था। बेबी, इतना हैंडसम पति होने के बाद भी तुम बाहर देख रहे हो? अभय नाराजगी से कहता है। एपिसोड 59, साथ मिलकर भागेंगे। अभय को पता नहीं पर क्यों ऋषभ को वहां अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा था। कुछ तो था जो उसे खटक रहा था। जिंदल मेंशन में ऋषभ बाहर की तरफ देख रहा था और अभय उसकी तरफ देख रहा था। बेबी, इतना हैंडसम पति होने के बाद भी तुम बाहर देख रहे हो? अभय नाराजगी से कहता है। तो क्या सारा दिन आपको ही घूरता रहूं? हाँ बिल्कुल, मैं घूरने के लायक ही हूँ। एक बार जरा मेरे चेहरे पर नजर मारो, क्या फेशियल फीचर्स हैं मेरे। कभी कभी तो मुझे खुद से ही प्यार हो जाता है। अभय अकड़ते हुए कहता है। आपको पता है आप नार्सिसिस्ट हो? ऋषभ मुंह बनाकर कहता है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता, पर तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। ऋषभ अफसोस के साथ सर हिला देता है। कुछ देर में वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। ड्राइवर कार को पार्किंग में रोकता है। अभय ऋषभ का हाथ पकड़ वहीं से लिफ्ट ले लेता है। वो लिफ्ट डायरेक्ट उसके ऑफिस में जाकर रुकती है। ये उसके ऑफिस पहुंचने का शॉर्टकट था और इस रास्ते से अभय बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने ऑफिस पहुंच जाता है। 30 सेकंड बाद लिफ्ट का दरवाजा अभय के केबिन में खुलता है। ऋषभ को लेकर अभय अंदर आ जाता है। अभय का केबिन काफी बड़ा था। उसके केबिन से अपार्टमेंट भी अटैच था जिसमें अक्सर अभय रात को रहता था। जब भी कभी उसकी मीटिंग में रात हो जाती तो वो यही सो जाता था। ऋषभ गौर से अभय के केबिन को देख रहा था। आपका केबिन तो काफी अच्छा है और बड़ा भी है। हाँ, पर मुझसे अच्छा नहीं है। अभय तुरंत जवाब देता है। नहीं, ये आपसे ज्यादा अच्छा है। ये सुन अभय का मुंह बन जाता है। मेरी तारीफ करने में तुम्हें क्या कंटाल आ जाता है? अरे कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो बीवी। मुझे आपकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप अपने मुंह से खुद ही खुद की तारीफ कर लेते हो। और हाँ, आपकी कातिल करीना है ना, उससे अपनी तारीफ करवा लीजिए ना। कातिल करीना पर अभय ने कुछ ज्यादा ही दबाव दिया। बीवी मुझसे ज्यादा तो तुम कातिल हसीना का। हसीना नहीं करीना, ऋषभ उसे करेक्ट करते हुए कहता है। देखा, मुझसे ज्यादा तो तुम उसका नाम जप रहे हो, मैं तो उसका नाम भी भूल गया। पर तुम्हें याद है कहीं बीवी तुम्हें तो वो पसंद नहीं आ गई?
अभय शक भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहता है। ये सुन ऋषभ की आंखें बड़ी हो जाती है। अपना बोंग मेरे सर मत फोड़ो, मैं आप जैसा नहीं हूँ, मैं एकदम पतिव्रता आदमी है, सिर्फ एक आदमी पर ही नजर मारता हूँ। किस पर? अभय जलन से तपते हुए कहता है। अरे आप और कौन? आप वो एक आदमी हो, ऋषभ तेज आवाज में कहता है। अच्छा मैं हूँ वो एक आदमी, अभय राहत भरी सांस लेते हुए कहता है। मैं एक ईमानदार पति हूँ जो सिर्फ अपने पति पर ही नजर डालता है, और गैर औरत आदमी को देखना तो मेरे लिए पाप है। वाओ बीवी, अच्छी पत्नी होने की सारी भूमिका निभा रहे हो। हाँ निभा रहा हूँ, ये मेरा कर्म धर्म है। सब कर रहे हो तो सुहागरात में भी अपनी भूमिका निभाओ, ये भी एक अच्छी पत्नी की जिम्मेदारी है। और बार बार बेशर्मों की तरह सुहागरात के बारे में बात करना एक ठरकी इंसान की जिम्मेदारी है। अरे यार 28 साल का हो गया हूँ और अब तक किश के अलावा कुछ नहीं किया है। जिंदगी के 28 साल से मैं अपने आप पर काबू किए हुए हूँ, और कितना करूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है अगर मैं ज्यादा बूढ़ा हो गया तो मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा। आपकी गाड़ी इससे आगे क्यों नहीं बढ़ती? ऋषभ मुंह बनाकर कहता है। मेरी गाड़ी का पेट्रोल है, सुहागरात है, जब तक सुहागरात नामी पेट्रोल उसमें नहीं डलेगा मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो रहने दो उसे बंद। किस चीज का बदला ले रहे हो मुझसे बीवी? जबरदस्ती शादी करने का। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता मैं आपको ऐसे ही परेशान करूंगा। जानते हैं आप, उस दिन स्टेशन का समोसा खा मेरा पेट खराब हो गया था, और चाय पीने से मुझे गैस भी होती है। कितना परेशान हुआ था मैं। और सबसे खतरनाक तो तब हुआ जब आपके दोस्त ने मुझे पकड़ लिया। मैं मासूम इंसान समोसा चाय खाकर मस्त ट्रेन में सो गया था, सोचा था जब नींद खुलेगी तो यहाँ से कई दूर पहुँच चुका हूँगा, पर जब मेरी आंख खुली मैं वही था, वो भी 50 लोगों से घिरा हुआ। मेरे मासूम दिल पर क्या बीती थी आपको उसका जरा भी अंदाजा नहीं है। मेरे पेट का समोसा मेरे मुंह से बाहर आने को हो गया था। जिंदगी में पहली बार भागा था फिर भी पकड़ा गया। आपने मेरा पहला भागने का एक्सपीरियंस खराब कर दिया। सोचो शुरुआत ही बुरी हुई है तो आगे क्या होगा। अब तो मुझे लगता नहीं मैं फिर कभी भाग पाऊंगा, मैं आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करूंगा। बीवी मायूस मत हो, एक एक्सपीरियंस खराब गया है इसका मतलब ये नहीं है आगे भी कुछ ऐसा ही हो। इस बार हम दोनों मिलकर भागेंगे, और आई प्रॉमिस इस बार हम भागने में कामयाब भी होंगे। पर हम भागेंगे किससे? अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं विक्रम को बोल दूंगा, वो कोई ना कोई आइडिया हमें दे ही देगा। वैसे भी उसका दिमाग उल्टे कामों में तेज चलता है, कुछ ना कुछ तो वो सोच ही लेगा। क्या गारंटी हम भागने में सक्सेसफुल रहेंगे अगर मेरी तरह पकड़े गए तो? बीवी पिछली बार तुम भाग गए थे वो भी अकेले, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा कभी कोई प्लान फेल नहीं होता। खुद की कितनी तारीफ मत कीजिए, वह तो वक्त बताएगा क्या प्लान काम करेगा क्या नहीं। ऋषभ मुंह बनाकर कहता है। एपिसोड 60 बदमाश विक्रम। क्या गारंटी हम भागने में सक्सेसफुल रहेंगे अगर मेरी तरह पकड़े गए तो? बीवी पिछली बार तुम भाग गए थे वो भी अकेले, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा कभी कोई प्लान फेल नहीं होता। खुद की कितनी तारीफ मत कीजिए, वह तो वक्त बताएगा क्या प्लान काम करेगा क्या नहीं। ऋषभ मुंह बनाकर कहता है। अच्छा बीवी सुनो, मेरी मीटिंग है, मैं उसे अटेंड करने मीटिंग रूम में जा रहा हूँ। 2 घंटे मीटिंग चलेगी तो तुम इतने अंदर रेस्ट करो। डोंट वरी, मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता है, सो बेफिक्र होकर आराम करो। ऋषभ हाँ में सर हिलाता है और अंदर चला जाता है। ऋषभ के जाने के बाद अभय भी बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो विक्रम से टकरा जाता है। हे विक्रम क्या कर रहे हो? अभय चिढ़कर कहता है। मैं तो सीधा सीधा आ रहा था, तुम ही उल्टी डायन की तरह पैर पटकते आ रहे थे। तुमने मुझे डायन कहा? अभय गुस्से से उसकी ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है। मैंने तुम्हें डायन नहीं कहा, मैंने कहा उल्टी डायन की तरह। और जरा तो अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल किया करो। तुम डायन कैसे हो सकते हो? तुम एक आदमी हो और तुम्हारी डायन की तरह चोटी भी नहीं है। तुम डायन बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। हाँ तुम भूत बनने का टॉय कर सकते हो, उसके लिए तुम एलिजिबल हो। भूत का काम होता है सबको डराने का, और वो तुम अच्छे से कर लेते हो।
500 से ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पर मजाल है किसी की आवाज आ जाए। तुम्हारे ऑफिस में एंटर करते ही ऐसा लगता है मैं हिमालय में आ गया हूँ, एकदम शांति। विक्रम, मुझे समझ नहीं आता तुम इस हद तक बकवास कैसे कर लेते हो, और मुझे हैरानी होती है तुम मेरे दोस्त बन कैसे गए, मतलब दूर दूर तक हमारी सोच नहीं मिलती। अभय, माय लव अपोजिट अट्रैक्ट्स। अब तुम खुद को और ऋषभ को ही देख लो, कहाँ ऋषभ एकदम मासूम नादान क्यूट खूबसूरत है, और कहाँ तुम चंद चालू बदसूरत बदमाश आवारा लफंगा शैतान डाकू लुटेरे टाइप के। दोनों बिल्कुल अलग, फिर भी वो तुम्हें पसंद है। विक्रम ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। विक्रम की बात सुन अभय का मुंह खुल गया था। मुंह बंद करो अभय, वायरस घुस जाएगा मुंह में। अभय तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है। तुम मुझे समझा रहे हैं या लपेट लपेट कर मेरी बेइज्जती कर रहे थे? अभय आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। ऑफ कोर्स से मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? विक्रम, क्यों हाथ पैर मुंह धोकर मेरे पीछे पड़े हो? अभय परेशान होते हुए कहता है। अभय, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे दोस्तों वाला प्यार करता हूँ, तुम मेरे अपने हो, और जो मेरे अपने होते हैं मैं उनके साथ ऐसा ही करता हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यू आर लकी जो तुम्हें मेरा प्यार मिल रहा है। ये तुम्हारा प्यार है? ऑफ कोर्स ये मेरा प्यार जताने का तरीका है। तो मुझे से नफरत करो, तुम्हारी प्यार का भार अब मेरे कंधे संभाल नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, ये भार कंधों से हटा कमर पर डाल दो। नहीं नहीं, कमर पर नहीं, तुम्हारी कमर पतली है, तुम सारा भार अपने पैरों पर डाल दो, तुम्हारे पैर काफी मजबूत है। अगर फिर भी ना संभाल पाओ तो मुझे बता देना, मैं कुछ और सोचूंगा। तुम मुझसे प्यार करना ही छोड़ दो ना, सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। ये तो नहीं हो सकता, मुझे बुरे दुष्ट पापी निक में आवारा नालायक लोगों से बहुत प्यार है, ये प्यार में चाह कर भी काम नहीं कर सकता। विक्रम अपनी सफेद बत्तीसी दिखाते हुए कहता है। विक्रम ने जितनी अभय की बेइज्जती की है, शायद ही कोई अगले 7 जन्मों तक उसकी कर पाए। मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी, तुम ये बताओ तुम इतनी सुबह यहाँ कर क्या रहे हो? मीटिंग अटेंड करने, विक्रम तुरंत जवाब देता है। ये सुन अभय हैरानी से उसे देखता है। तुम मीटिंग अटेंड करके क्या करोगे? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये किसी के मर्डर प्लानिंग के लिए मीटिंग नहीं हो रही, मेरे न्यू प्रोजेक्ट की मीटिंग है, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। मैं मर्डर प्लानिंग कभी नहीं करता, जब मुझे किसी को मारना होता है तो मैं सीधा जाकर उसे मार देता हूँ, जितने में प्लानिंग होगी इतनी देर में तो मैं उसे मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर चींटियों को खिला चुका हूँगा। मेरा मीटिंग अटेंड करने का मन है, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ क्या होता है। विक्रम, मीटिंग में कुछ चीजें डिस्कस होंगी जो तुम्हारा सर के ऊपर से जाएंगी, तुम्हें वहाँ कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए तुम रहने दो। मुझे क्या समझ आएगा क्या नहीं उसका फैसला मेरा दिमाग करेगा, तुम नहीं। मुझे मीटिंग अटेंड करनी है एंड इट्स फाइनल, और अगर तुमने मुझे मीटिंग में आने से रोका तो तुम्हारा ये नया बिजनेस पार्टनर मेरे बेसमेंट में होगा और तुम्हारा सारा गुस्सा उस नादान पर निकालूंगा। अगर तुम चाहते हो ये ना हो तो चुपचाप मुझे मीटिंग में आने दो। विक्रम ठंडी आवाज में कहता है, जिससे अभय समझ जाता है विक्रम सीरियस है, और वो अब उसे जितना रोकने की कोशिश करे विक्रम उतना ही भड़केगा। अच्छा ठीक है, ज्वाइन कर लेना मीटिंग, पर मीटिंग में आने का ख्याल तुम्हें अचानक से कैसे आ गया? कल रात तुमने मुझे ताना मारा था ना, मैं तो फ्री हूँ, 12 बजे तक सोता रहूंगा और तुम्हें सुबह जल्दी मीटिंग के लिए जाना है। तुम्हारी वो बात मेरे दिमाग को छू गई और मैंने सोच लिया अब मैं भी टाइम से उठकर मीटिंग अटेंड करूंगा और तुम्हें दिखा दूंगा मैं हर मामले में आगे हूँ। वैसे विक्रम, तुमने गलत बोला। क्या गलत बोला? तुमने कहा ये बात मेरे दिमाग को छू गई। हाँ तो गलत क्या बोला, सही तो बोला है। ये गलत है, ऐसे नहीं बोलते विक्रम, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए कि ये बात मेरे दिल को छू गई। ये सब काम दिल करता है, तो बुरा दिल को लगना चाहिए, दिमाग को नहीं। अभय की बात सुन विक्रम का मुंह टेढ़ा हो जाता है। दिल ये सब बकवास नहीं करता, दिल का काम बहुत महत्वपूर्ण है। दिल हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है, जो रक्त को पंप करने और शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है।
और कान खोल कर सुनो, ये सारे इमोशन दिल से नहीं दिमाग से आते हैं, खामखा दिल बेचारे का नाम खराब कर कर रखा हुआ है। दिल का काम ये बकवास करना नहीं होता है, समझ गए? विक्रम गुस्से से अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। थोड़ी साइंस ध्यान से पढ़ी होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। विक्रम अभय को ताना मारते हुए कहता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।